हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि को गोलगप्पों का बहुत शौक था। वैसे तो गोलगप्पे बहुत तरीके से बनते हैं, जैसे मीठे, तीखे, लेकिन अंजलि को सबसे ज्यादा दही वाले गोलगप्पे पसंद थे, जिसके चलते वो आए दिन घर में गोलगप्पे बनाती रहती। एक दिन वो रसोई में गोलगप्पे बना रही थी, तभी उसकी सास कमला वहाँ आती है और दही से भरे बर्तन को देखकर कहती है, बहू, ये दही क्या पूरे मोहल्ले को खिलाने के लिए जमाई है या सिर्फ अपने घर के लिए ही भला? इतनी सारी दही का तू करेगी क्या? माँ जी, वो क्या है ना, आज मैं दही वाले गोलगप्पे बना रही हूँ तो उसमें दही सबसे ज्यादा लगता है। जब तक दही पूरे मुंह में घुले ना तब तक गोलगप्पे का स्वाद कहाँ आता है। जब दही मुंह में जाएगी तभी तो दही वाले गोलगप्पे कहलाएंगे ना। भगवान ही जाने ये दही के गोलगप्पे खाने वाली बहू मुझे कहाँ से मिल गई। ना जाने कितने दूध का नुकसान किया होगा इसने इस दही को जमाने के लिए। मुझे तो लगता है ये मेरी बहू मुझे एक दिन सड़क पर ही लाकर रहेगी। देखो, दूध का दही जमाई बैठी रहती है, आगे क्या होगा भगवान ही जाने। क्या हुआ माँ जी, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं बहू, मेरा सर दबाने की जरूरत नहीं है, बस तू अपने ये दही वाले गोलगप्पे खाना बंद कर दे। क्यों माँ जी, मैं दही वाले गोलगप्पे अच्छे नहीं बनाती क्या? सभी तो मेरे गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते हैं और एक आप हैं जो कह रही हैं कि गोलगप्पे बनाना बंद कर दूं। बस मुझे तो टेंशन हो रही है, दही कम तो नहीं है ना गोलगप्पों के लिए। बहू, इतने बर्तन भर के तूने दही जमा रखा है और उसके बाद भी तू ये कह रही है कि दही कम पड़ जाएगी। अगर ये दही भी कम पड़ गई तब तो मुझे तेरे दही वाले गोलगप्पे के चक्कर में एक दूध की डेयरी खोलनी पड़ेगी, तभी तो तेरे दही वाले गोलगप्पों के लिए दही की पूर्ति होगी। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अंजलि के ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। वह दोबारा से गोलगप्पे बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आराम से अपने कमरे में बैठकर दही वाले गोलगप्पे खा रही थी, तभी उसका पति अक्षय वहाँ आता है और उसे गोलगप्पे खाता हुआ देखकर कहता है, यार तुम कितने दही वाले गोलगप्पे खाती हो, खाना है तो तीखे वाले गोलगप्पे खाओ, तब तुम्हें गोलगप्पे का असली स्वाद पता चलेगा। आप मुझे गोलगप्पे के स्वाद समझा रहे हैं जो कभी गोलगप्पे की तरफ देखते भी नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ आप एक बार ये दही वाले गोलगप्पे खा कर देखिए, उसके बाद आप भी दही वाले गोलगप्पों के फैन हो जाएंगे। अक्षय और अंजलि की बातें दरवाजे पर खड़ी कमला सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अंदर आती है और कहती है, कोई जरूरत नहीं है, दही वाले गोलगप्पे खाने के लिए मेरी बहू ही काफी है। अब मुझे दही वाले गोलगप्पे खाने वाला बेटा नहीं चाहिए। हाँ सही कहा माँ, वरना आपको एक घर छोड़कर ही भागना पड़ेगा फिर तो। मैं भला क्यों जाऊँ अपना घर छोड़कर, जाए मेरे दुश्मन। ये सब छोड़ो, तुम दोनों की बातों के चक्कर में मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो बताना ही भूल गई। कहिए ना माँ, आप किस लिए आई थी, क्या काम था आपको? मैं तुम दोनों को ये बताने के लिए आई थी कि मार्केट जाकर मिठाइयाँ ले आओ। कल तेरे छोटे भाई के लिए लड़की देखने वाले आ रहे हैं, बड़ा अच्छा खानदान है, अगर बात बन गई तो तेरे भाई का भी घर बस जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी, नई जगह जाएंगे तो कुछ नया खाने को मिलेगा। चलो एक दिन तो किसी और के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। जब देखो खाने पर ही टूटी रहती है। माना हम लोग ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन इतने गरीब भी नहीं है जो खाने को ना हो हमारे पास, इसलिए कल कोई गड़बड़ मत करियो, हम लड़के वाले हैं। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं, जहाँ उनके सामने खाने का बहुत सारा सामान रखा था, जैसे समोसे, कचौरियाँ, चाय, पकौड़े। लेकिन अंजलि की सुई तो अपनी दही वाले गोलगप्पों पर ही अटकी होती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब दही वाले गोलगप्पे नहीं आते, तब अंजलि लड़की की माँ से कहती है, देखिए आप लोगों ने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी हमारी खातिरदारी में कमी है थोड़ी सी। मुझे ये सब नाश्ता नहीं बल्कि दही वाले गोलगप्पे खाने हैं। बहू, तू ये क्या कर रही है? तू यहाँ रिश्ता जोड़ने आई है या खाने पीने आई है? यहाँ जो भी है ना वही चुपचाप खा ले। नहीं माँ जी, हम लड़के वाले हैं, अगर ये हमारी खाने पीने की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, हमारी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर सकते, तो आगे और क्या ही करेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी अपने नौकर को भेजकर दही वाले गोलगप्पे मंगवाती हूँ। लड़की की माँ इतना कहकर नौकर को भेजकर दही वाले गोलगप्पे मंगवाती है।
कुछ देर बाद नौकर खाली हाथ घर आता है, जिसे देखकर अंजलि कहती है, लो, इनके नौकरों को तो कहीं दही वाले गोलगप्पे मिले ही नहीं। ये हमारी इतनी छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाए। ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ना हमें। चलिए आप सभी लोग मेरे साथ। अंजलि इतना कहकर दही वाले गोलगप्पों के चक्कर में अपने तेवर का रिश्ता तोड़कर अपने सभी घर वालों के साथ घर वापस आती है, जिसके बाद उसकी सास उसे बहुत सुनाती है। कोई भी घर में उससे बात तक नहीं करता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन कमला की पड़ोसन अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर उसके घर आती है और कहती है, कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया है। लड़की बहुत सुंदर है। वो लोग बहुत अमीर है। 4 व्हीलर दे रहे हैं मेरे बेटे को। लोग सच ही कहते हैं कि जिसकी किस्मत में जो नहीं होता है वो नहीं मिलता है, वरना अपनी बहू के पागलपन के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं निकलता। कहाँ खो गई तू? तुझे खुशी नहीं है मेरी खुशी देखकर? मैंने तो सोचा तुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये खबर सुनकर मैं अपने पूरे परिवार के साथ तेरे बेटे की शादी में आऊंगी। ये हुई ना बात, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर में। कुछ देर बाद कमला की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और उसकी पड़ोसन के बेटे की शादी का दिन आ जाता है। कमला अपने सभी परिवार वालों के साथ शादी में पहुँचती है, जहाँ खाने की स्टॉल पर लोगों की बहुत भीड़ लगी थी। तभी कमला अपने बेटे के साथ अपनी पड़ोसन से मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि मौका देखकर दही वाले गोलगप्पे के स्टॉल पर जाती है और गोलगप्पे मांगती है। तभी फीटर कहता है, सॉरी मैडम, दही वाले गोलगप्पे तो खत्म हो गए, आप कुछ और खा लीजिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मैंने तो अभी खाए ही नहीं। आप जानते हैं हम लड़के वालों की तरफ से हैं। अगर हमारी खातिरदारी में कोई कमी हुई तो हम बारात भी वापस ले जा सकते हैं। मैडम, आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए बारात को वापस ले जाने की धमकी दे रही है। कितनी छोटी सोच रखती हो आप। तुमने एक वेटर होकर मुझे छोटी सोच वाला कहा? मतलब लड़के वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। अंजलि अपने दही वाले गोलगप्पों के चक्कर में सभी बारातियों को भड़का देती है और बारात वापस ले जाने की बात लड़की के बाप तक पहुंच जाती है और दिल का मरीज होने के कारण उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और उसे अटैक आ जाता है। सभी रिश्तेदार उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कमला को ये पता चलता है कि ये सारा तमाशा उसकी बहू का फैलाया हुआ है, तभी वो भी सिर्फ दही वाले गोलगप्पों के चक्कर में, तो वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, बहू तूने ये क्या किया? अपने दही वाले गोलगप्पे के चक्कर में इतना बड़ा तमाशा कर दिया। उस दिन इसके ही चक्कर में अपने देवर का रिश्ता तोड़वा दिया, आज शादी तोड़वा दी। अगर यही तमाशा तुम्हारी शादी में किसी ने किया होता, तुम्हारा पति हॉस्पिटल में होता, तो तुम क्या करती? कहने को बहुत छोटी चीज है, लेकिन अब बड़ी बन गई है। अपनी सास की बात सुनकर और बिगड़े हुए माहौल को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही हर जगह दही वाले गोलगप्पे खाने की जिद ना करने का वादा भी करती है। सुरभि अपने परिवार के साथ रहती थी। वो स्वभाव से बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। भोले स्वभाव के कारण वो सबकी बातें सिर्फ सुना करती थी, लेकिन उसके इस भोलेपन को लेकर उसकी माँ सुनीता बेहद चिंता में रहती थी। एक दिन वो मंदिर में प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मानती हूँ कि मेरी ये बेटी आपसे मुझे कितनी मन्नतों के बाद मिली है, लेकिन प्रभु आपने इसको जरूरत से ज्यादा ही भोला बनाकर भेज दिया। आज के इस तेज तर्रार जमाने में मेरी ये भोली बेटी कैसे सबकी चालें समझेगी? क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही वक्त बीतता है और वो अपने जानकार से एक अच्छे लड़के की तलाश करने को कहती है। एक दिन उनके घर अनिल नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ के साथ चल कर आता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। सुनीता उन्हें शादी में सब कुछ देती है और विदाई के समय सुनीता अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है, बिटिया ये तेरा मायका था, लेकिन अब तू अपने ससुराल जा रही है। आज से तेरा नया सफर शुरू होने वाला है, इसलिए अब अपनी सास को ही अपनी माँ समझकर उनका ख्याल रखियो। जा लाडो। बेटी को समझाने के बाद भी सुनीता की चिंता और बढ़ने लगती है।
और वो उसकी सास रमा के आगे हाथ जोड़कर बोलती है। रमा जी, अब अपनी अमानत हम आपको सौंप रहे हैं। सुरभि बेहद भोली और सरल है, तो उससे कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी और मेरा अनिल तो उसे पलकों पर बैठा के रखेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इस तरह वो अपने ससुराल आ जाती है और रमा उसका स्वागत करते हुए बोलती है। सुरभि, इस कलश को गिरा और जल्दी से अंदर आ जा, और भी रस्में करनी है। रमा की बात सुनकर सुरभि उसकी तरफ देखने लगती है और रमा बोलती है। अरे देख क्या रही है, पुतला बनकर क्यों खड़ी है? सुना नहीं क्या तूने? जल्दी से इस कलश को गिराकर अंदर आ। सुरभि जल्दी से अंदर आती है, जिसके बाद रमा बाकी की रस्में करती है और सुरभि अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीत जाती है। जिसके बाद रमा अपने मन ही मन में आग बबूला होकर बोलती है। सत्यानाश हो, अंगूठी इसके हाथ में लग गई। अरे मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को, ये मेरे बेटे पर कभी राज नहीं करेगी। मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगी अगर इसने ये सोची भी तो। मैं तो इसे खिलौना बनाकर रखूंगी, जो मैं कहूंगी ना वही करेगी ये। बहू, जा अपने कमरे में, और हाँ, कल जल्दी उठ जाइयो, समझी ना? रमा के कहने पर सुरभि कमरे में चली जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है और सुरभि को नींद आती है। देर से सोने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाती और रमा उसके कमरे में आकर उस पर एक बाल्टी पानी फेंकते हुए बोलती है। खुल गई नींद? मैंने तुझे कल ही चेतावनी दी थी ना कि सुबह उठियो, सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन तू आराम से सो रही है, बेशर्म नासपिटी। माँ माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, रात सोने में देरी हो गई थी। अनिल जी कमरे में भी नहीं आए, कहाँ है वो? अरे नासपिटी, तू सोती रह गई। मेरा बेटा सुबह ही दफ्तर चला गया। और क्या कहा तूने? माँ? मैं माँ नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, समझी ना? आज से मुझे सासू माँ बुलाइयो। जी सासू माँ। सीधी साधी सुरभि रमा की सभी चाल और हकीकत से अनजान थी। वो जल्दी से नहा धोकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और रमा अपने मन में बोलती है। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे, जो हमेशा मुझसे डर कर रहे। मैं इसे खिलौने की तरह जैसे चाहूंगी वैसे काम कराऊंगी। बस इससे ये बात हमेशा छुपा कर रखनी होगी कि हमने सिर्फ इसे पैसों के लिए बहू बनाया है। भूलकर भी इसे कियारा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सुरभि जल्दी से रमा को नाश्ता देती है। नाश्ता करने के बाद रमा उसे ढेरों काम की लिस्ट देते हुए बोलती है। सुरभि, मेरे कमरे की बेडशीट, पिलो कवर और हाँ, पर्दे भी चेंज कर दियो, और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं उन्हें भी धो दियो, और हाँ, पूरे घर के जाले भी उतार दियो, और शाम के खाने की तैयारी जरा जल्दी करियो। जी माँ जी, सॉरी सासू माँ। सुरभि जल्दी से रमा के कमरे का सब कुछ चेंज करके बाथरूम में कपड़े धोने लगती है और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाली होती है कि तभी रमा बीच में टांग अड़ाते हुए कहती है। ओ मेरी आलसी बहू, अरे मशीन में नहीं धोने ये कपड़े। माँ जी, तो कैसे धुलेंगे इतने सारे कपड़े? देखिए, कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हैं। तेरी माँ ने कहा था कि तू बड़ी बोली है, लेकिन तू तो छुरी जितनी तेज ज़बान चला रही है। कान खोल कर सुन, ये सारे कपड़े तू अपने हाथों से धो, वो भी आधे घंटे में। और एक भी कपड़े में गंदगी रही ना तो मैं तुझे इन कपड़ों से भी बदतर धोऊंगी, समझी? चल शुरू हो जा। जी ठीक है, समझ गई माँ जी। रमा के डर से सुरभि अपने हाथों से ही कपड़े धोने लगती है और रमा अपने कमरे में आराम फरमाते हुए, ड्राई फ्रूट्स खाते हुए टीवी का मजा लेकर बोलती है। सही ही कहा था इसकी माँ ने, ये बहुत बोली है, तभी तो जो मैं कहती हूँ फटाफट करती है। बिल्कुल खिलौने की तरह मेरे इशारों पर नाच रही है। बस अनिल के अगले प्लान के अंजाम तक इसे ऐसे ही खिलौने की तरह नचाना है मुझे। ऐसे ही वक्त बीतता है और रमा लगातार सुरभि के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती। लेकिन कहते हैं ना, जब हद पार हो जाती है तब गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज सुरभि बोलती है। सासू माँ, सारा काम हो गया, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। लगता है अनिल के बारे में पूछेगी। मैं यहाँ तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, समझी ना? जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन माँ जी। अरे जा जल्दी। सुरभि किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और खुद से बोलती है। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अनिल जी और माँ जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुरभि चाय लेकर आती है और बोलती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। ला दे जल्दी। रमा चाय पीने लगती है, लेकिन सुरभि
उसे वहीं खड़ी होकर देखती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है, अरे अब खड़ी क्यों है और ये तो मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? माँ जी, मुझे इस घर में बहू बनकर आए एक लंबा वक्त हो गया है। आखिर अनिल जी कहाँ हैं? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है या फिर उनकी जिंदगी में कोई और है जो वो मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हैं? बोलिए माँ जी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे ये अचानक तेरे खाली दिमाग में इतने सवाल कहाँ से आ गए? पागल वागल तो नहीं हो गई तू? तेरे खाली दिमाग में कहीं शैतान तो नहीं विराज गया ना? जा जाकर काम कर, समझी ना? माँ जी बस, बहुत हो गया। अब आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना बंद कीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, खिलौना नहीं। मैं भोली थी लेकिन बेवकूफ नहीं। कोई तो बात है जो आप दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। सुरभि के लगातार सवाल पूछने पर रमा को ये एहसास हो गया था कि अब उसे और बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो अकेले में मौका पाकर अपने बेटे अनिल को कॉल करती है और उसे बुलाती है, जिसके बाद रमा अपने बेटे अनिल को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे बोलती है, अनिल, मुझे लगता है अब इसे और अपने इशारों पर नचाना ना बहुत मुश्किल है। तुझे पता है, कल ये तेरे बारे में पूछ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने बात संभाल ली। वैसे तूने कियारा से बात की? सुरभि ये सब बाहर से सुन लेती है और बोलती है, ये कियारा कौन है और ऐसी कौन सी बात है जो सासू माँ और अनिल जी बंद कमरे में बात कर रहे हैं? मुझे यहीं से सब कुछ सुनना होगा। माँ, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा उलझाया था कि अब वो मुझसे जल्दी से शादी करना चाहती है, फिर हम और अमीर हो जाएंगे। वाह मेरे लाल, बहुत खूब। लेकिन इसे भी तो अपने रास्ते से हटाना होगा ना, तभी तो। हाँ, लेकिन माँ ये कर भी क्या लेगी? इतने महीनों से तो आप इसे खिलौनों की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी, बेवकूफ कहीं की। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी ये सारी चाल और साजिश बाहर खड़ी सुरभि सुन चुकी थी। सच जानकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो होश खोने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करती है और वहाँ से दबे पांव अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी सुरभि बोलती है, रुकिए इंस्पेक्टर, इन दोनों को कड़ी सजा दीजिएगा क्योंकि ये दोनों दौलत और शोहरत पाने की होड़ में एक साथ 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। सुरभि, हमें माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना, प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। तभी तुम्हें ये अकल आएगी कि इंसान कोई कठपुतली या खिलौना नहीं जिससे खेला जाए। और एक बात सासू माँ, क्या कहा था आपने कि मैं खिलौना हूँ जिसे आप अपने इशारों पर नचाएंगी? तो अब कैसा लगा आपको इस खिलौने का खलनायक अवतार? आगे से किसी के साथ ऐसा करने से पहले दोनों को ये हथकड़ी जरूर याद आएगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब ने। देखा आपने, भोली सुरभि ने न सिर्फ अपने आप की बल्कि एक और लड़की की जिंदगी को तबाह होने से बचा लिया। भोली सुरभि अपनी सास की हिंसा और उसे खिलौना समझने की भूल को गलत साबित करके ये दर्शाती है कि खिलौने को खलनायक बनते देर नहीं लगती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।